हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम प्रेपोजिशन का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं और इसके थ्रू हम बहुत से कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। आज के इस फोर्थ पार्ट में हम लगभग 9 से 10 नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और वो भी क्वेश्चंस के थ्रू। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं और ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है ही फेल डैश द रिवर। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने पता लगा लिया होगा कि क्या आंसर होगा, लेकिन कंफ्यूजन आपको एक हो रहा होगा कि या तो इन हो सकता है या फिर इनटू हो सकता है। ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो मैं बता देता हूं कि जब मूवमेंट के साथ कहीं जाया जाता है, अंदर जाया जाता है, तो हम इनटू यूज करते हैं। तो यहां पे डाइव वर्ड होता, जंप वर्ड होता, फॉल वर्ड है, तब हम क्या लिखेंगे? इनटू का यूज करेंगे। कुछ इस तरीके से हम इस पिक्चर को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है और हम लोग अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? इनटू लिखेंगे। अगर मैं यहां अब ये बात कर रहा हूं इधर की, तब हम क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे। तो जब मैं कहता हूं ही डाइव्ड इनटू द रिवर, ही जंप्ड इनटू द रिवर, ही फेल इनटू द रिवर, लेकिन जब मैं स्विमिंग की बात कर रहा होता हूं तो ये यहां की बात कर रहा होता हूं, तब मैं लिखूंगा ही इज स्विमिंग इन द रिवर। तो ये आप जो डिफरेंस है वो ध्यान रखें कि डाइव इनटू होता है, जंप्ड इनटू होता है, फॉल या फेल इनटू होता है, लेकिन स्विमिंग के लिए आप क्या लिखेंगे? इन द रिवर लिखेंगे। इसी तरीके से मान लो कि मैं ये कहता हूं कि ही केम इनटू द रूम एंड नाउ ही इज इन द रूम, तो वो मूवमेंट के साथ जब अंदर आना होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इनटू यूज करते हैं। और इस पिक्चर के थ्रू आप अच्छे से इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है द चेयर इज मेड डैश वुड। तो यहां पे एक कंफ्यूजन हो जाता है कि आपको अगर ऑफ भी दिया है या फिर साथ में फ्रॉम भी दिया है तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो जब हम कोई भी चीज वो जिस मटेरियल से बनी है वो बिल्कुल उसी स्थिति में है, उसी स्टेट में है। जैसे मैं वुड की बात करता हूँ, प्लास्टिक की बात करता हूँ, तो चेयर जो है वो वुड की बनी होती है या प्लास्टिक की बनी होती है, लेकिन वो प्लास्टिक प्लास्टिक ही रहता है, वुड वुड ही रहती है। तो इसलिए हम वहाँ क्या लगाएंगे? ओव का यूज करेंगे। मतलब वो मटेरियल जो है वो चेंज नहीं होता है, वो मटेरियल वैसा ही रहता है। अगर मैं कहता हूँ कि दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, तो मुझे मेड ऑफ प्लास्टिक लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इसमें प्लास्टिक प्लास्टिक ही है, तो उसमें कहीं भी कोई चेंज नहीं हुआ है, वो मटेरियल जो है वो वही पड़ा हुआ है। इसी तरीके से मैं यहाँ लिखता हूँ द चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो यहाँ पे ओव का यूज होगा क्योंकि वो चेयर वुड की बनी हुई है, तो चेयर तो है लेकिन वुड तो वुड ही पड़ा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ ओव का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी तरीके से ये देख लेते हैं वी मेक बटर डैश मिल्क। तो जब हम मिल्क से बटर बनाते हैं तो क्या है? मिल्क मिल्क नहीं रहता है, वो क्या बन गया? अब बटर बन गया, कुछ और बन गया। यहां पे अब हम ओव का यूज नहीं करेंगे, यहां पे फ्रॉम का यूज करेंगे। ये बड़ी बात थी जो आपको समझ आनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यही क्वेश्चंस आते हैं जो आपको थोड़े थोड़े समझने होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ जो है वो है नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। यहाँ पे ओव मिल्क नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। और ये फ्रॉम क्यों लगाया हमने? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, जब बटर बनाया है तो मिल्क से बटर बन गया है, तो मतलब कि वो मिल्क जो है वो चेंज हो चुका है पूरी तरह से बटर में, इसलिए हम यहाँ पे फ्रॉम का यूज करते हैं। आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ ऑप्शन एक बार हम देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़े और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, गलती होने के चांसेस रहते हैं। देखिए आप जनरली क्या बोलते हैं? जनरली हम बोलते हैं इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। ये बात आप ध्यान रखें। अगर मैं कहता हूं कि आई वेंट देयर इन द मॉर्निंग, ये इतना ही बोलूंगा, इन द मॉर्निंग। अगर मैं कहता हूं आई वेंट देयर इन द इवनिंग, आई वेंट देयर इन द आफ्टरनून,
तो क्या हुआ, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग मैं यहां पे बोल रहा हूं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर डे की मॉर्निंग इवनिंग की बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। यहां पे लिखा है शी लेफ्ट इट डैश द मॉर्निंग ऑफ 5th जुलाई, तो यहां पे 5th जुलाई की मॉर्निंग की बात हो रही है। अब यहां इन द मॉर्निंग नहीं आएगा, अब यहां होगा ऑन द मॉर्निंग ऑफ 5th जुलाई। ये बड़ी बात है, ये बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, बड़े कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे। अब ऑन द मॉर्निंग ऑफ 5th जुलाई लिखेंगे तो किसी पर्टिकुलर डे की मॉर्निंग या इवनिंग की बात करेंगे तब हम ऑन का यूज करेंगे। अदरवाइज अगर बिल्कुल सिर्फ हमने मॉर्निंग या इवनिंग है तो इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग हम यूज करते हैं। लेकिन डे की, जैसे 5th जुलाई 15 अगस्त की मॉर्निंग है तो मैं लिखूंगा ऑन द मॉर्निंग ऑफ 5th जुलाई। तो आपको समझ आ गया होगा कि पर्टिकुलर डे की मॉर्निंग या इवनिंग की बात करते हैं तो हम ऑन यूज करते हैं, अगर सिंपल वैसे ही यूज करते हैं तब हम इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग की बात करते हैं। तो यहां पे जो है वो ऑन बिल्कुल सही आंसर है। ये देखिए, शी गोज टू स्कूल डैश फुट, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, एक फ्रेज है, मैं कह दूंगा कि ऑन फुट बोलते हैं। तो पैदल जाने के लिए हम क्या बोलते हैं, ऑन फुट बोलते हैं। तो ये ध्यान रखें, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये पूछा जा सकता है। आप जब पैदल जाते हैं तो हम कहते हैं ऑन फुट, तो यहाँ पे ऑन जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो कई बार क्या होता है कि प्रपोजिशंस में गलती होने के चांसेस इसलिए रहते हैं कि हम लोग ट्रांसलेट करके उसे समझने की कोशिश करते हैं, और जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आंसर नहीं होता है उस पे टिक हो जाता है। तो ये ऑन फुट आप ध्यान रखें, ऑन फुट का मतलब है पैदल चलना। तो यहाँ पे शी गोज टू स्कूल ऑन फुट होगा। ये देखिए, गॉड इज गुड डैश मी, आपने अभी तक गुड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो एक गुड का मतलब जो होता है, देखिए दो तरीके से यहाँ हम लोग मतलब को समझेंगे। गुड जो होता है जनरली हम कहते हैं कि आप किसी चीज़ में अच्छे हैं, उस सेंस में यूज़ करते हैं। एक तो जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स। गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट समथिंग होता है। किसी चीज़ में आप अच्छे हैं तो गुड एट समथिंग होता है। गुड एट सिंगिंग हो सकता है, गुड एट डांसिंग हो सकता है, गुड एट मैथमेटिक्स हो सकता है, गुड एट इंग्लिश हो सकता है। तो गुड एट, किसी चीज़ में अच्छा होना जो होता है वो गुड एट होता है। लेकिन यहाँ गुड जो है इसका सेंस जो है, गॉड इज गुड टू मी, मतलब मेरे प्रति जो है वो अच्छे हैं। तो आप किसी के प्रति अच्छे होते हैं तब हम क्या लिखते हैं, गुड टू समबडी होता है। तो यहां हम लिखेंगे गॉड इज गुड टू मी। तो यहां पे टू जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। गुड एट मी मत लिख देना, यहां भाव अलग है। गुड एट का मतलब होता है किसी भी चीज में आप निपुण होते हो या अच्छे होते हो, उस सेंस में हम गुड एट यूज करते हैं। किसी के प्रति अच्छे हैं तब हम क्या लगाते हैं, टू का यूज करते हैं। तो यहां लिखेंगे गॉड इज गुड टू मी। ये देखिए, आई बॉट इट डैश 50 रुपीज। ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार कर चुके हैं और बहुत बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो आप किसी भी चीज की जब कीमत बताते हैं तो कीमत बताने के लिए आप फोर वर्ड का यूज करते हैं। तो क्या होगा, आई बॉट इट फॉर 50 रुपीज। ये थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, आपको पता भी चल गया होगा, आपने इसका आंसर अब सही भी दिया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, डू नॉट क्राई डैश स्पिल्ट मिल्क। तो जब हम किसी बात पे रोते हैं, विलाप करते हैं, उसके लिए हम क्राई ओवर का यूज करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और दो कॉन्सेप्ट्स हम लोग समझ लेते हैं। ही गेट्स हिज सैलरी डैश चेक। तो दो चीजें होती है, एक तो बाय चेक होता है और इन कैश होता है। बाय चेक, इन कैश, ये आप याद रखें। तो यहां तो आपको पता चल ही गया कि हम यहां बाय का यूज करने वाले हैं, ही गेट्स हिज सैलरी बाय चेक। और इसी तरीके से अगर मैं यहां पे ये कैश वर्ड लिखा है तब हम क्या लिखेंगे, वी मेक पेमेंट इन कैश होगा। तो आपका ये सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो बाय चेक, इन कैश, ये आप ध्यान रखें। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ही इज गोइंग डैश होम।
तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जनरली हम गलती कर देते हैं, आप में से बहुत ने यहाँ पे टू को यूज़ कर लिया होगा, ही इज़ गोइंग टू होम। तो आप ध्यान रखें कि इस तरीके से गो और होम जब लिखा होता है, इस तरीके से गो होम, अगर गो के बाद डायरेक्टली यहाँ होम आता है तब हम क्या है, यहाँ कोई भी प्रेपोजिशन को यूज़ नहीं करेंगे। गो टू या गोइंग टू कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम गो होम कहेंगे, गोइंग होम कहेंगे। तो यहाँ पे नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड होगा। तो ध्यान रखें कि अगर गो के डायरेक्ट बाद क्या आ जाता है, होम वर्ड आ जाता है, तब आप क्या कोई भी प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ गोइंग होम, आई एम गोइंग होम, इस तरीके से आप बोलेंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। बहुत से लोग नए जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो इंग्लिश को बहुत इजी और इफ़ेक्टिव वे से सीखना चाहते हैं और अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।